नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मैं हूं पंकज शर्मा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और अमर उजाला डिजिटल के एडिटर जयदीप कार्णिक जी। अभी जैसा कि आपको पता होगा कि समाचार फॉर मीडिया ने पत्रकारिता 40 अंडर 40 के तहत एक आयोजन किया था जिसमें युवा पत्रकारों की एक लिस्ट तैयार की थी। उससे पहले हमने पूरे दिन एक परिचर्चा का आयोजन किया था, बदलते परिदृश्य में मीडिया, संभावनाएं और चुनौतियां। तो मैं सबसे पहले जयदीप सर से अपने दर्शकों के लिए जानना चाह रहा था कि आपका इस बारे में क्या विचार है। पंकज, मुझे चर्चा में निमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। पूरा आयोजन बहुत शानदार रहा था और मैं उस दिन प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही सामयिक विषय पर बहुत गंभीर चर्चा आपने रखी कि बदलते परिदृश्य में मीडिया। हम सचमुच देखें तो मीडिया का परिदृश्य वैसे भी लगातार बदलता रहा है, कभी स्थिर नहीं रहा। मीडिया मतलब क्या है? जनसंचार है। जनसंचार, जनसंवाद मतलब क्या है कि हम एक जानकारी है जिसको हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हजारों लाखों करोड़ों तक लोगों तक पहुंचने वाली ये सूचना हमेशा अपना स्वरूप बदलती रही है। ये भीमबेटका की गुफाओं में बने हुए भित्ति चित्रों से लेकर ढोल नगाड़ों से होती हुई ट्रेडल पर छपने वाले अखबारों, ताड़पत्रों से लेकर, भित्ति पत्रों से लेकर अखबार पर आई, अखबार से वो रेडियो पर आई, रेडियो से टेलीविजन पर आई और टेलीविजन से आज डिजिटल पर है। ये सारे प्लेटफॉर्म बदल रहे हैं और इन प्लेटफॉर्मों के बदलने के साथ साथ मीडिया का जो व्यापक परिदृश्य है वो भी बदलता रहा। आज हम वहां पर खड़े हैं जहां पर एक तरफ सारे परंपरागत माध्यमों को डिजिटल मीडिया बनाम, सोशल मीडिया बनाम नया मीडिया चुनौती दे रहा है और उन सबके सामने ऊपर खड़े होकर आ गई है कृत्रिम मेधा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस कृत्रिम मेधा के दौर में ये बड़ी बड़ी न्यूज रूम, जिसमें हजारों लाखों पत्रकार लगातार खबरों को जुटाकर लोगों तक पहुंचाने की कवायद में लगे हुए हैं, वो लोग इस बदलते मीडिया के परिदृश्य से कैसे रूबरू होंगे, कैसे इस बदलते हुए मीडिया के परिदृश्य का सामना करेंगे, ये बड़ी चुनौती है। आप अगर बहुत करीब से देखें पंकज, तो जो भी पत्रकार इस बदलते मीडिया के परिदृश्य में स्वयं को समय के साथ ढाल पाए हैं, उन्होंने अच्छे से अपने आप को निभाया है। एक समय था जब हम हाथ से कागज़ पर न्यूज़ प्रिंट की कागज़ लेकर कॉपी लिखते थे। मैंने खुद लिखा है। उसमें अगर हमने लिखा है और हमारे संपादक जी को या डेस्क हेड को पसंद नहीं आया तो कॉपी फाड़ के फेंक देते थे। अब आपके पास कोई दूसरी कॉपी उसकी सेव क्यों नहीं है? आप फिर से अपने विचारों को गूंथो, फिर से अपनी कॉपी लिखो। काटा पीटी भी करनी है तो वहीं पे करनी है। फिर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर होता था, वो उसको टाइप करता था, लेकिन हमने कंप्यूटर पर टाइप करना सीख लिया तो अच्छी बात है। उसके आगे जब हम कंप्यूटर पर टाइप करने खुद की कॉपी लगे तो हमने अपनी मात्राएं सुधारना, अपनी भाषा सुधारना खुद ही, कोई अलग से उसको चेक नहीं कर। मोबाइल आ गया, बहुत सारे पत्रकारों ने मोबाइल पे टाइप करके अपनी कॉपी लंबी लंबी 1000-2000 शब्दों की भेजना शुरू कर दी। मोबाइल से या फोटो खींच ले तो वीडियो। लेकिन जो इस नई बदलती तकनीक को, बदलते परिदृश्य को आत्मसात नहीं कर पाए, उनको जरूर इस चुनौती की वजह से दिक्कत हुई। तो क्या सर आपको लगता है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इसमें विश्वसनीयता का संकट है? या मान लीजिए आज जैसे कई चैनलों ने अपने आर्टिफिशियल एंकर बैठा रखे हैं, लेकिन जो एक रिपोर्टर की बात होती है, रिपोर्टर किसी घटनाक्रम को जाता है, वहां पे अपनी रिपोर्ट फाइल करता है या वहां से अपना ऑडियो विजुअल देता है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको टक्कर दे पाएगा? सबसे पहले तो हम बात करें पंकज विश्वसनीयता के संकट की। विश्वसनीयता का संकट उस दिन से चालू हुआ जब मीडिया, मास मीडिया परंपरागत माध्यमों के हाथ से छिनकर हर उस व्यक्ति के हाथ में चला गया जो अंधेरे कोने में एक लैपटॉप या एक मोबाइल लेकर कुछ भी ऐसा लिख सकता था जो तुरंत बटन दबाते ही लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। मास मीडिया की परिभाषा अब तक क्या थी? अगर आपको कोई विज्ञापन छपवाना है, कोई खबर छपवानी, कोई प्रेस विज्ञप्ति देनी, आप अखबार के दफ्तर में जाते थे। टेलीविजन चैनल आए तो टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित होता था। टेलीविजन चैनल खोलना कोई आसान काम नहीं था, लाइसेंस लगता है, उसकी एक पूरी विधि प्रक्रिया है। अखबार आपको छापना है तो आपको RNI का रजिस्ट्रेशन एक कानूनी प्रक्रिया है, देश में भी और विदेश में भी। आप उसी प्रक्रिया से गुजर के मास मीडिया बन सकते हो और मीडिया के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते। तो वहाँ एक जवाबदेही थी। वो जवाबदेही उस दिन खत्म हो गई जब अचानक से एक इंटरनेट के माध्यम से नया मीडिया का प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी एक अंधेरे कोने में कम खर्चे में किसी लैपटॉप या मोबाइल पर बैठकर अपनी बात लिख सकता है, कह सकता है, बोल सकता है, दिखा सकता है। और वो बात तो शुरुआत में तो लोगों ने इसी रूप में इस्तेमाल किया कि अब हमें अखबार की, लेकिन उसके आगे बहुत सारे लोग अपना ऐसा एजेंडा जो पारंपरिक माध्यमों में नहीं चल पाता था, वहाँ पर एक न्यूज़ रूम नाम की, संपादकीय संस्था नाम की छलनी लगी हुई थी। उस छलनी में से जो गंदगी बाहर हो जाती थी, वो गंदगी भी अचानक से निकलकर इन नए माध्यमों पर बहने लगी। जब वो गंदगी बहने लगी तो विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया कि हम सच किसे माने।
इतनी सारे सच हैं, इतनी सारी आवाज़ें हैं, वो आपस में टकराने लगी। दूसरी ओर जो पारंपरिक मीडिया माध्यम थे उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दोष आया, तो उनकी भी विश्वसनीयता पर खतरा आ गया। इन सब ने मिलाकर विश्वसनीयता के संकट को बड़ा किया। अब आपने पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इसको जितना ये खतरा अभी है इससे कई गुना बढ़ा देगा। इसके लिए मैं आपको ताज़ा घटना याद दिला दूं कि अभी हाल ही में एक ऐसी खबर आई, उसके साथ साथ विजुअल भी आया, जिसको बड़े टीवी चैनलों ने तक चलाया और हमने अमर उजाला के न्यूज़ रूम में उसको हैरत के साथ देखा। हम ठहरे, प्रसारित नहीं किया, लेकिन ऐसा षड्यंत्र कभी भी हो सकता है और कोई भी न्यूज़ रूम इसके ट्रैप में आ सकती। खबर यह आई कि पेंटागन के पास बम विस्फोट हो गया है। ट्विटर पर जाकर उसको खंगाला तो बाकायदा एक वीडियो क्लिप थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि अमेरिका की जो सबसे सशक्त और मजबूत इमारत है पेंटागन, जो 9/11 के हमले में भी सुरक्षित रही, और उसके ऊपर एक प्लेन गिराया जाने वाला था, उस प्लेन को बीच में ही मार के गिरा दिया गया, रोक लिया गया। उस बिल्डिंग के पास विस्फोट हो जाना कोई मामूली घटना तो है नहीं। लेकिन जब मैंने एक संपादक के रूप में देखा, अरे यार पेंटागन के पास विस्फोट हो गया है तो बहुत बड़ी बात हो गई। चेक किया तो ट्विटर पे बाकायदा उसको वीडियो, उसको लोग रिट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। एक टीवी चैनल खोला तो ब्रेकिंग न्यूज पेंटागन का, एक दो वेबसाइट खोली, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी घटना, पेंटागन के पास बम विस्फोट। मैंने CNN खोला तो वहां पर कुछ नहीं, BBC खोला वहां कुछ नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स खोला। मैंने कहा यार पेंटागन के पास बम विस्फोट हो गया तो किसी अमेरिकी चैनल ने कुछ तो दिखाया होगा, चैनल चलाए। तो मुझे लगा कि कुछ इसमें शंकास्पद है, इसलिए मैंने उस खबर को कुछ देर रोके रखा। जब रोका तो थोड़ी देर बाद पता लगा कि किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ऐसा फेक वीडियो, ऐसा झूठा वीडियो, ऐसा नकली वीडियो तैयार किया था जिसमें यह बता दिया था कि पेंटागन के पास विस्फोट हो गया। आप ये केवल एक वानगी भर है जी। आप सोचिए कि आप कैसे चुनौतीपूर्ण समय में प्रवेश कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब मैं कहता था कि भाई ये खबर क्यों नहीं चली, तो कह सर हमारे रिपोर्टर ने कंफर्म नहीं की। मैंने कहा यार पूरा विजुअल टीवी पे दिख रहा है, उसका वीडियो आ गया। जब वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन दुर्घटना हुई, जब वीडियो में दिख रहा है बम फूट गया, जब वीडियो में दिख गया एक व्यक्ति दूसरे को मार रहा है, जब वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस की रेड पड़ी, जब दिख रहा है कि अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने पुलिस है, जब वीडियो में दिख रहा है शाहरुख खान के बंगले के सामने पुलिस है, तो तुम कहा है रिपोर्टर का जो विजुअल तस्दीक हो रही है वो खबर है, उसको बना दो। आज तक तो मैं भी इसी नियम पे चला ना, लेकिन अब इस घटना के बाद क्या होगा? आपके सामने आने वाले विजुअल को भी आपको संदेह की नजरों से देखना पड़ेगा। कौन सा विजुअल सच्चा है, कौन सा झूठा है, वो आपको भरमा देगा। तो हम एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में प्रवेश कर रहे हैं जब विश्वसनीयता के ये संकट और अधिक बड़े होने वाले हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे समय में जो पारंपरिक मीडिया संस्थान हैं, जो मूल्यों और जवाबदेही की पत्रकारिता करने वाले पत्रकार हैं, उनकी अब जो महत्व है इस पूरे नेटवर्क में वो बढ़ने वाली है। जिन लोगों को ये लगता है कि मीडिया खत्म हो गया और अब सोशल मीडिया आ गया, अब AI आ गया, उससे पत्रकारिता खत्म होगी, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब सारा समाज इस तरह के अंधेरी सुरंग से गुजरता है तो उम्मीद की किरण वहां नजर आती है जहां पहले सूर्य अपनी जगह पर ही रहेगा। सूर्य अपनी रोशनी अपनी जगह से बिखेरेगा। आपको कुछ ट्यूबलाइट और हेलोजन दिखाई देने लगे थे जिनमें रोशनी की उम्मीद दिखाई दी, आपको पता लगा कि ये झूठी रोशनी है, कभी भी धोखा दे सकती है, तब सूर्य फिर से चमकेगा। जो लोग पत्रकारिता को समझते हैं, जवाबदेही को समझते हैं, मूल्यों को समझते हैं, वो लोग अपनी मूल्य की पत्रकारिता करते रहेंगे, तो ही ऐसे संकट के समय में भी उनकी पत्रकारिता अलग से खड़ी होगी। आज आप देखिए जब सोशल मीडिया आया, जब फेसबुक के ब्लॉग्स आने लगे, ब्लॉग पोस्ट आने लगे, कई कई ब्लॉगर एकदम कुकुरमुत्ते की तरह उगाए, सब लोग अपना अपना कुछ कुछ लिखने लगे। एक दशक तक ये चला है, लगभग 2008-9 में एकदम से चलन बढ़ा, 2018-20 तक खूब चला, अचानक से कम क्यों हुआ? लोगों को समझ में आ गया कि इस माध्यम का लोग उपयोग, अपना दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं अपना एजेंडा चलाने के लिए। अब कोई घटना होती है तो वो क्या करते हैं, अरे यार अमर उजाला पे है क्या, अरे यार PTI पे है क्या, अरे रॉयटर्स, मैं खुद गया ना कि भाई CNN पे है क्या, मैं कहां गया, किसी ब्लॉगर या इंडिविजुअल ट्विटर तो इन्फ्लुएंस हो सकता है ना, वो भी AI के ट्रैप में, या वो उसका खुद का झूठा एजेंडा भी हो सकता है। हम ऐसे संकट के समय में प्रकाश स्तंभ की ओर देखते हैं जब हम दिशा भटक रहे होते हैं, और प्रकाश स्तंभ के रूप में हर वो पत्रकार, हर वो मीडिया संस्थान मजबूती से खड़ा है जो अपने मूल्यों पर कायम है। अच्छा, एक शब्द आजकल चल रहा है सर, सिटीजन जर्नलिज्म। इस शब्द के बारे में क्या कहेंगे? जिसके हाथ में मोबाइल है, थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो अपने आप को पत्रकार मान बैठा है, और एक ऐसी लंबी फेहरिस्त तैयार हो गई है जिसे देखो वही खबरें ट्वीट पोस्ट कर रहा है, वही अपने आप को पत्रकार समझ रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, और कई बार बहुत सारे अन्य साक्षात्कारों में या जो हम मीडिया के तमाम सेमिनारों में जाते हैं पंकज, उनमें इस सवाल से हमको रूबरू होना पड़ता है। और इसमें मैं वही उदाहरण दूंगा जो इससे पहले भी मैं कुछ बार दे चुका हूं। लेकिन एक बार जर्मनी में मैं ग्लोबल मीडिया फोरम के एक आयोजन में गया था, और जब मैं कोलोन शहर में उस मीडिया आयोजन में बैठा था तब
उसी वक्त जो ताज़ा मिस्र की क्रांति हुई थी, जिसमें लोगों ने सोशल मीडिया का, ट्विटर का बहुत उपयोग किया था, और उससे जुड़े हुए पत्रकार मंच पर थे। मैं उस पैनल पर नहीं था, मैं किसी दूसरे पैनल पर था, दिलचस्पी की वजह से उस पैनल को सुन रहा था। लेकिन तब जो श्रोता बैठे थे उन्हीं में से किसी ने ये दिलचस्प सवाल किया था कि आजकल तो हर कोई पत्रकार है, हर कोई ट्वीट कर सकता है, हर कोई, तो आप जैसे जो परंपरागत पत्रकार हैं जो बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं, उनकी क्या जरूरत है? बोले हर व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल है उसको पत्रकार मान लेना ठीक वैसे ही है जैसे हर कंपाउंडर को डॉक्टर मान लेना। आप डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बैठ के मरहम पट्टी करना सीख गए, इसका मतलब आप डॉक्टर नहीं हो गए। पत्रकार जो होता है उसके साथ सबसे बड़ी चीज जो जुड़ी होती है वो जवाबदेही है। अगर आपके पास एक आलीशान सा वीडियो आ गया कि देखो जयललिता की मौत के बाद उसका आलीशान मकान, इतने सुनहरे मकान में रहती थी, यहाँ तो बिस्तर में भी ये लगा था सोना और टॉयलेट में भी चांदी लगी हुई थी और ऐसा मकान था वैसा मकान था, और आप उसको धड़ाधड़ फॉरवर्ड करते हो और एक पत्रकार सोचता है कि नहीं यार ये गलत है, मैं चेक करता हूँ, और वो चेक करके बताता है कि भाई ये जयललिता के मकान की तस्वीरें नहीं है, तो ब्रुनेई के सुल्तान के मकान की तस्वीरें, और ये झूठ मूठ प्रसारित की। तो वो पत्रकार जो केवल मोबाइल हाथ में लेकर, देखिए सूचना में और पत्रकारिता में अंतर है। मैं इस वजह से पूरी की पूरी जो नागरिक पत्रकारिता है उसकी अवहेलना भी नहीं कर रहा हूं और उसको दरकिनार भी नहीं कर रहा हूं। नागरिक पत्रकारिता का महत्व है, वो इसलिए है कि आप कितनी भी कोशिश करके, कितने भी संसाधन लगाकर हर जिले में, हर कोने में, हर मौके पर, हर गांव में, हर शहर में, हर गली में पत्रकार नहीं रख सकते, ना उस नेटवर्क को आप जिम्मेदारी के साथ चला सकते हैं। तब मान लीजिए कोई ऐसा नागरिक है जो जिम्मेदार भी है, लेकिन उसके पास कोई सूचना है तो वो मीडिया संस्थान तक पहुंचाएगा, मीडिया संस्थान उसको मूल्यांकन करेगी। केवल सच बता देना पत्रकारिता नहीं है ना। मान लीजिए वो खबर सच है लेकिन वो हमारे सामाजिक मूल्यों पर चोट करती है, हमारे धार्मिक ताने बाने पर प्रहार करती है, हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ती है, तो क्या हम उस खबर को लगाएंगे? 30 तारीख को जब अयोध्या का फैसला आ रहा था तब प्रशासन ने और हमको बुलाकर कहा था कि भाई इसकी खबरें अगर ज्यादा बड़े रूप में छपेगी, कोई जश्न की तस्वीर छप जाएगी या कोई विरोध की तस्वीर छप जाएगी तो दंगे भड़क सकते हैं, आप सावधानी बरतें। हम सब संपादकों ने उस बैठक में निर्णय लिया कि ठीक है हम इसका इसी तरीके से ही कवरेज करेंगे, और हमने उसी, जबकि सचमुच में जश्न मना, कई जगह पटाखे फूटे और कई जगह विरोध के नारे भी लगे, लेकिन हमने उन खबरों को दबा दिया। क्यों? क्योंकि वो देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता है। तो केवल सच बता देना पत्रकारिता नहीं है। तो नागरिक पत्रकार यह कर सकता है कि अरे भाई ये घटना हो गई, मैं बता देता हूं, वो बताएगा, लेकिन केवल बता देने भर से पत्रकारिता नहीं हो गई, उसमें जवाबदेही जोड़नी होगी, उसके आगे की तस्दीक हुई कि नहीं, उसका विश्लेषण हुआ कि नहीं। अगर कोई घटना हो गई और उसमें कोई दूसरा पक्ष शामिल है तो उसका पक्ष हमने लिया कि नहीं लिया। पत्रकारिता तो दोनों पक्षों की बात सुनने पर, या 3 पक्ष हैं तो तीनों की। हम तो ये कहते हैं ना कि भाई दाऊद इब्राहिम का नाम आया तो उसका भी वर्जन लो, वो वर्जन देने के लिए अवेलेबल नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन हमारे संपादक या हमारे ब्यूरो चीफ जो हम रिपोर्टर होते थे हमसे क्या कहते, भाई उसका वर्जन लाए कि नहीं। तो आपको पत्रकारिता ये सिखाती है कि कोई भी चीज एक तरफा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो नागरिक पत्रकारिता कर रहे हैं वो तो एक तरफा ही देख रहे हैं और एक तरफा ही प्रसारित कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उनके पास पत्रकारिता का विधिवत प्रशिक्षण नहीं है, उनको ये मालूम नहीं है कि भाई किसी नाबालिग का नाम नहीं जाना चाहिए खबरों में। क्यों नहीं जाना चाहिए? वो दंडनीय अपराध है, आपको जुवेनाइल कोर्ट में खड़ा होना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो निर्देश है कि किसी भी महिला का उत्पीड़न अगर हो जाता, अब तो पॉक्सो एक्ट भी आ गया, तो उसके बारे में महिला या उसके पीड़ित परिवार के किसी भी व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। क्या ये जो नागरिक पत्रकारिता के नाम पर मोबाइल ले लेके खड़े हो गए उनको ये सब पता है? क्या वो इस जवाबदेही का निर्वहन कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। अच्छा, एक क्या पत्रकारों से उम्मीद रखी जाती है कि वो निष्पक्ष होगा, लेकिन आजकल कई लोगों का मानना है कि पत्रकार कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता, या तो उसे कोई एक पक्ष लेना पड़ेगा, उसका बोलना पड़ेगा, या उसे कुछ किसी दूसरे पक्ष के बारे में बोलना पड़ेगा। यदि वो ऐसा करता है तो उस पर तमाम आरोप लगने लगते हैं कि यार आप तो फलाना पार्टी के हो, कि आप तो उस पक्ष के हो। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या पत्रकार निष्पक्ष हो सकता है या किसी पार्टी से रहेगा कहीं ना कहीं उसका? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज के संदर्भ में पंकज, और ये सवाल वाकई जहन को मथने वाला है, जहन को गूंथने वाला है। लेकिन ये सवाल पत्रकारिता की अपनी अनवरत साधना के साथ और पत्रकारिता के एक विद्यार्थी होने के साथ मैं कहूँगा कि आज के समाज की बड़ी चुनौती है, क्योंकि समाज उस मोड़ पर आ गया है जहाँ पर वो आपको निष्पक्ष होने की कई बार इजाज़त नहीं देता। कोई न कोई पक्ष की तरफ आपको खींचने की कोशिशें होती हैं। इन कोशिशों से जितनी गंभीरता से हम पार जाएंगे उतना ही पत्रकारिता को अच्छा बनाए रखेंगे, निष्कलंक और निर्दोष बनाए रखेंगे। पत्रकार आपके सवालों के बहुत स्पष्ट जवाब भी हैं जो मैं संक्षेप में दे सकता हूं, हाँ या ना में मैं दे देता हूं। क्या पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए? या वो हो सकता है उसको निष्पक्ष ही होना चाहिए और वो निष्पक्ष ही हो सकता है। क्या वो किसी व्यक्तिगत रूप में अपने घर में, अपने समाज में वो इस देश का नागरिक भी है, वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा का, किसी भी राजनीतिक मूल्य का हो सकता है। जब वो मतदान केंद्र पर वोट देने जाएगा तब वो एक आम नागरिक है जो अपनी विचारधारा के आधार पर वोट दे रहा है। लेकिन
वो सारी विचारधारा और किसी पार्टी का समर्थन उसको उसी मतदान केंद्र तक सीमित रखना चाहिए और वहीं छोड़ देना चाहिए। जब वो पत्रकार की कुर्सी पर बैठा है, जब वो संपादक की कुर्सी पर बैठा है, जब वो न्यूज़ एडिटर की कुर्सी पर बैठा है, जब वो ब्यूरो चीफ की कुर्सी पर बैठा है, जब वो डिप्टी न्यूज़ एडिटर की कुर्सी पर बैठा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पत्रकार है और उसके पास निर्ममता से निष्पक्ष विश्लेषण करने की शक्ति होना चाहिए, तो ही वो सच्चा पत्रकार है, चाहे उसको जबरदस्ती इस ओर या उस ओर खींचा जाए। लेकिन हम जिस समय में ये बात कर रहे हैं पंकज और ये साक्षात्कार कर रहे हैं, वहां पर पक्षधरता आज का सच बन चुकी है। कई बार तो ये तक हो रहा है कि पार्टी के प्रवक्ताओं से ज्यादा पक्षधरता पत्रकारों में नजर आ रही है और मैं ये मानता हूं कि ये खतरनाक संकेत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन अगर वो पार्टी गलत कर रही है तो उसको गलत करने का साहस आप में होना चाहिए। कई बार ये हो जाता है कि जिस पार्टी के समर्थक आप हैं, जिस विचारधारा के समर्थक आप हैं, उसके बारे में लिखते या बोलते वक्त आजकल पत्रकारों की जबान लड़खड़ा जाती है, कलम थोड़ी सी हिल जाती है। ये अच्छे संकेत नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। समय जरूर इस तरह का हो चुका है। और आप जो कह रहे हैं कि आरोप लगने लगते हैं, आरोप तब लगने लगते हैं जब दरअसल आप बीच में नहीं खड़े हो पाते, जब आप निष्पक्ष नहीं रह पाते। ये आरोप तब गहरे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और कुछ पत्रकारों के ऐसा करने के कारण समूची पत्रकारिता संदेह के घेरे में आती है, प्रश्न चिन्ह उस पर लग जाता है। ये हर उस पत्रकार को सोचना चाहिए कि वो एक गलती करके पूरी बिरादरी का बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है। और मैं ये भी बता दूं, चाहे कितना ही कठिन दौर हो, आज के पहले भी कठिन दौर पत्रकारिता ने देखे हैं, निष्पक्ष रहने में दिक्कत जरूर आती है, लेकिन ये कोई नामुमकिन सी चीज नहीं है। ये तो हम असल में बहुत जल्दी अपना पक्ष छोड़ देते हैं, अपना विचार किसी संतुलित करने की बजाय किसी इस या उस विचारधारा को समर्पित कर देते हैं, या हमको लगता है कि मैं अपनी विचारधारा का पक्ष नहीं रखूंगा तो वो विचारधारा कमजोर हो जाएगी। विचारधारा कमजोर हो ना हो, आपके ऐसा करने से पत्रकारिता जरूर कमजोर हो रही है। अच्छा, एक हमारे पाठकों का और दर्शकों का एक सवाल और था, क्या डिजिटल मीडिया पे कड़े कानून बनाने की जरूरत है सरकार को? क्योंकि अभी आप देख लीजिए कि मणिपुर का मामला हो, किसान आंदोलन हो, दिल्ली दंगे हो, तुरंत फेक न्यूज आती है, तुरंत सर्कुलेट होती है, लोगों को समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या है, बाद में पता चलता है कुछ चीजें गलत हैं, कुछ चीजें सही हैं। तो जब तक क्या आपको लगता है कि इस दिशा में कड़े कानून बनेंगे तो इस चीजों को रोका जा सकता है? क्या जरूरत है? आपके पाठकों दर्शकों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है पंकज, लेकिन मैं मानूंगा कि इस पूरे मसले में परिभाषा का संकट सबसे बड़ा है। जब आप कहते हैं कि क्या डिजिटल मीडिया के लिए कड़े कानून बनना चाहिए, तो डिजिटल मीडिया से आपका आशय क्या है? सोशल मीडिया अलग चीज़ है और डिजिटल मीडिया अलग चीज़ है। असल में सोशल के साथ मीडिया जुड़ा होना ही गलत है। वो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, जो खबरें वायरल होती हैं, जो फेक न्यूज़ आती है, क्या वो किसी परंपरागत अमर उजाला जैसे या अन्य दूसरे प्रतिष्ठित संस्थान है उनके माध्यम से आती है? नहीं आती। और अगर ऐसी कोई गलती हो भी जाए तो जवाबदेही तय होती है, माफ़ीनामा छापा जाता है, खबर को हटाया जाता है, लिखित माफ़ी प्रसारित होती है और जो संबंधित पत्रकार है उस पर कार्रवाई भी होती है। ये मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ। कड़े कानून डिजिटल मीडिया के लिए बनाने की जरूरत नहीं। किसी भी मीडिया के लिए सरकार कानून बनाए, इससे खराब कोई स्थिति नहीं हो सकती। मीडिया को स्वनियंत्रित होना पड़ेगा, अपने लिए स्वनियमन की प्रणाली अपनानी पड़ेगी। हाँ, कड़े कानून बनने हैं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हुए उस सोशल नेटवर्क के लिए, जो दरअसल जो मैं शुरू में कह रहा था कि पारंपरिक मीडिया संस्थानों को और पत्रकारों को चुनौती देता है, उनको बाईपास करते हुए खबरों और सूचनाओं को, जानकारियों को, झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों को भी एक ही बटन के दबा देने से लाखों लोगों तक पहुंचाने की सुविधा देता है। ये उस नेटवर्क की सुविधा है। पहले आप अखबार के पास क्यों जाते थे? आप कितने लोगों को एसएमएस करेंगे? आप कितने लोगों को टेलीफोन करेंगे? आप कितनी जगह नगाड़े बजाएंगे? आप नहीं कर सकते थे ना। तो आप क्या कहते थे? यार अखबार में छपवा दो, सबको पहुंच जाएगा। यार टीवी पे आ जाए तो मजा आ जाए, है ना। यार रेडियो पे आ जाए, रेडियो के बुलेटिन में तो एकदम गांव गांव तक खबर पहुंच जाएगी। आप क्यों जाते थे? आप इन माध्यमों के प्रति इतने लालित की प्रेस विज्ञप्ति लेके दफ्तरों में लाइन लगाए हुए बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा है। क्यों देखा है? कि वरना खबर नहीं पहुंचेगी। बड़े फिल्मी सितारे के इंटरव्यू के लिए कितने, और जो उनके इंटरव्यू ले लेने वाला पत्रकार भी बड़ा महान माना जाता था। आज वो फिल्मी सितारे और सेलिब्रिटीज क्या करते हैं? ट्वीट कर देते हैं और सारे एकदम मधुमक्खी की तरह उस ट्वीट पे चिपक जाते हैं। क्योंकि इस माध्यम की ताकत है कि किसी भी अन्य माध्यम पे निर्भर रहे बिना आप अपनी बात, लाखों मिलियंस फॉलोअर्स हैं सभी के, लाखों में करोड़ों में तक फॉलोअर्स हैं, प्रशंसक हैं, जो जब आप एक बटन दबा के ट्वीट करके अपने करोड़ों प्रशंसकों तक एक झटके में पहुंच सकते हैं, तो फिर आप मीडिया संस्थानों की राह क्यों पकड़ोगे? पर इसी वजह से इनको स्वच्छंद हो जाने का, स्वतंत्र हो जाने का मौका भी दे दिया गया है
और उस मौके की वजह से जो नियमन है उसकी आवश्यकता की बात आप कर रहे हो। मीडिया को कभी आवश्यकता नहीं है, वो स्वनियमन से ही चलता है। आपने बहुत अच्छा हमारे पाठकों दर्शकों को सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स का अंतर समझाया। एक सवाल इसमें एक छोटा सा ये उठता है कि जब प्रिंट था उसको टीवी जब आया, प्रिंट के बाद टीवी आया तो उसको चुनौती के रूप में देखा जाने लगा कि अब धीरे धीरे प्रिंट बंद हो जाएगा, टीवी आ गया है। जब टीवी थोड़ा चला लेकिन प्रिंट चलता रहा, उसके बाद आ गया डिजिटल मीडिया। तो अब लगने लगा कि यार ये टीवी को टक्कर दे रहा है लोग, अब सारे लोग टीवी छोड़ के डिजिटल पे आने लगे हैं। तो आप डिजिटल में इतने लंबे समय से हैं, आपको क्या लग रहा है कि आने वाला समय कौन से दौर का होगा, डिजिटल से आगे क्या? आने वाला समय सूचनाओं का, समाचारों का और जवाबदेही का है। माध्यम, मैं हमेशा से कहता हूं कि हम माध्यम को ज़्यादा महत्व दे देते हैं। उसकी मूल आत्मा कंटेंट है, उसकी मूल आत्मा समाचार है, उसकी मूल आत्मा सामग्री है। कालजयी विचार होता है, माध्यम नहीं होता। आप मुझे बताइए, कबीर के ज़माने में ट्विटर था क्या? मिर्ज़ा गालिब के ज़माने में फेसबुक था क्या? तुलसीदास जी के ज़माने में डिजिटल मीडिया था क्या? आज आप जाकर ढूंढते हो ना तुलसीदास जी के दोहे, कबीर के दोहे रीट्वीट होते हैं कि नहीं होते हैं? मिर्ज़ा गालिब फेसबुक पे शेयर होते हैं कि नहीं धड़ाधड़? क्या ये फेसबुक के मोहताज हैं? ताकत किसकी है? ताकत फेसबुक और ट्विटर की है या मिर्ज़ा गालिब के शब्दों की है? कबीर के दोहों की? एक अनपढ़ जुलाहा जिसने अपनी रचना संसार से समाज को दिशा दे दी। महात्मा गांधी के विचार हम ढूंढ के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ताकत किस चीज की है? तो जब लोगों ने कहा कि अरे भाई टीवी आ गया तो अखबार खत्म हो जाएगा, तब भी अखबार खत्म नहीं हुए। जब कहा कि डिजिटल मीडिया आ गया अब तो टीवी और अखबार दोनों ही खत्म हो जाएंगे, तीनों ही कोई सहअस्तित्व में चल रहे हैं। आदमी सुबह घर से अखबार पढ़ के निकलता है, दिन भर वो फोन पर डिजिटल मीडिया से जुड़ा रहता है, रात को जाकर टेलीविजन चला लेता है और टेलीविजन पर समाचारों को ग्रहण करता है। व्यक्ति दरअसल सामाजिक प्राणी, और सामाजिक प्राणी ये जो हम बचपन से समाज विज्ञान की किताबों में पढ़े, उसका मतलब क्या है कि आप कनेक्टेड रहना, जुड़े रहना। आप चाहते हो कि यार आसपास जो हो रहा है ना उससे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पता ही नहीं चले कि अरे यार G20 के चलते दिल्ली बंद है और मैं गाड़ी लेके दिल्ली पहुंच जाऊं। तो जुड़ा रहना चाहता है, इसलिए जुड़े रहने के उसको जितने माध्यम मिलते हैं वो उनसे जुड़ा रहता है। काले चोगे वाले फोन थे और केवल अखबार थे, तब भी हमारे पास सारी सूचनाएं थी, बस समय का अंतर था। आज तुरंत हमारे पास नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। ये आज तो हम उसको सुविधा के रूप में देखें, सतत कनेक्टेड रहने की सुविधा हमारे पास है। अब गवर्नमेंट ने एक आपदा में बड़ा नोटिफिकेशन भेजने का भी पिछले दिनों ट्रायल किया था, तो हमको पता लग गया बड़ी आपदा के समय अचानक से एक सरकार की तरफ से भी नोटिफिकेशन तुरंत आ सकता है और सब जागरूक। ये तो फायदा है ना, हर हाथ में फोन होने, उस फोन पर नोटिफिकेशन की व्यवस्था होने, और डिजिटल मीडिया ने कितनी सुविधा हमको दे दी। तुरंत सूचना, वीडियो, जानकारी, तस्वीर हम तक पहुंच जाती है। इस तरह के नए माध्यम आएंगे, कृत्रिम मेधा आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा। जिस तरीके से डिजिटल मीडिया आ गया है, ऐसे कोई नया प्लेटफॉर्म आएगा। हम यहीं पर बैठे बैठे दूसरे दुनिया की सैर कर सकने की व्यवस्था देख सकेंगे। हम चांद पर तो जा ही रहे हैं। मीडिया के माध्यमों में जिस तरीके से हार्डवेयर बीच में शामिल है कि हमको लैपटॉप चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, ये हटकर कोई और नया तरीका आएगा जिससे हम केवल अपने उंगलियों के इशारे से लिख सकें, बोल सकें, पढ़ सकें। क्या पता विज्ञान हमको कौन सा ऐसा नया माध्यम दे दे। लेकिन हम आखिर उस माध्यम से क्या करेंगे? जो मैं कह रहा था, उनमें शब्दों का क्या महत्व है? हम लिख सकें, हम बोल सकें, हम पढ़ सकें। लिखना महत्वपूर्ण है, बोलना महत्वपूर्ण है, पढ़ना महत्वपूर्ण है। मैं किंडल पे पढ़ रहा हूं या कागज पे छपे हुए शब्दों को पढ़ रहा हूं, इसके मानी नहीं है। मैं क्या पढ़ रहा हूं इसके मानी जरूर है। कितनी देर पढ़ रहा हूं इसके मानी जरूर है। मैं क्या ग्रहण कर रहा हूं इसके मानी जरूर है। मैं तो हमेशा मानता हूं कि अगर विचार कालजयी नहीं होता तो हमारे जो वेद और पुराण हैं वो इतनी आक्रांताओं के आक्रमण के बाद भी अभी तक जिंदा रहते क्या? तक्षशिला और नालंदा को जला दिए जाने के बावजूद भी हम उसको इस तरीके से सही, हमारी वाचिक परंपरा ने उसको जिंदा रखा। कालजयी वो विचार है, कालजयी वो तत्व है जो तब से अब तक अक्षुण्ण है। माध्यमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इसमें सर एक छोटा सा सवाल और मेरा अभी जो उठ रहा है कि जैसे अभी हमने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, चैट जीपीटी आ गई, आपको तुरंत कुछ चाहिए, ऐसे चाहिए, कुछ खबर चाहिए, तुरंत वो लिख के दे देगा। लेकिन अभी जो जैसा मैं कह रहा था, मान लीजिए कोई रिपोर्टर है, जब वो घटना पे जाएगा, अभी मेरा ये भी सवाल थोड़ी देर पहले भी था, वो जाएगा लेकिन जो वहाँ फील करेगा, जो वो भावनाएं से लिखेगा, तो क्या लगता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी उस आत्मा को उसमें ला पाएगी? खबर की आत्मा जिसको हम बोलते हैं, आत्मा को तो नहीं ला पाएगी। आत्मा को ला पाए नहीं कहना तो विज्ञान की दुनिया में बड़ा ही गलत हो जाता है। लेकिन भावनाओं को शायद ले पाए, क्योंकि जो ब्लेक लिमोइन ने किया था, गूगल के इंजीनियर थे, अगर आपने नाम सुना हो, वो लगातार इस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट से गूगल में जुड़े रहे और एक दिन अचानक उन्होंने कहा कि ये मशीन तो भावुक हो गई है, और इससे मैं इतनी बातें करने लगा हूं कि मुझे लगता है कि मेरी तरह मशीन में भी भावनाएं आ गई हैं, और उनको लोगों ने सिरफिरा कह दिया और उनको फोर्स लीव पर, छुट्टी पर भेज दिया गया है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो बरसों से इस प्रोजेक्ट में जुड़ा है, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है और लगातार उस पर काम कर रहा है, इसी तरह गूगल के 2 और बड़े इंजीनियरों ने ये माना है कि आगे जाकर ये नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो उस प्रोजेक्ट से अलग हो गए हैं। तो ये सब जो आ गए हैं, ये मौके पर जाकर भावनाओं से भरी रिपोर्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक मानता हूं कि मनुष्य की क्षमताओं में मेरा अपरिमित विश्वास है। अगर मनुष्य ने ही इसको ईजाद किया है तो ये मनुष्य से बड़ा नहीं हो सकता। ये मशीन जो है, ये तकनीक जो है, आखिर मनुष्य की बनाई हुई है, मनुष्य से बड़ी ये मशीन नहीं है। अगर हमने इसको डर के मारे अपने ऊपर हावी हो जाने दिया तो ये हावी हो जाएगी, लेकिन हमने माना कि ये मेरी सुविधा, जैसे मैंने कहा नहीं, मोबाइल मेरी सुविधा के लिए है। पहले मैं रिपोर्टिंग के लिए जाता था, एक कैमरा पर्सन को लेके जाता था, फोटोग्राफर को साथ में लेके जाता, अब नहीं ले जाता हूं, इसी मोबाइल से वीडियो बनता, तो मेरे को सुविधा दे रहा है। मैं मानूं कि यार ये एक दिक्कत दे रहा है, या मेरे को खा जाएगा, या मेरे को बर्बाद, डर हर चीज में होता है भाई। जो परमाणु तकनीक आई थी वो तो बम बनाने के लिए नहीं आई ना, ऊर्जा भी बन सकती, और ऊर्जा बन रही है, परमाणु ऊर्जा से बिजली घर भी चल रहे हैं, लेकिन उसी से बम भी बना दिया मनुष्य ने। इसी तरह ये एआई वाली जो पूरी तकनीक है, इसका अच्छा पक्ष भी है, इसका बुरा पक्ष भी है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि कितना मानवीय कार्य जो है उसको, उसका स्थान ले सकती है। एक और बात है, मैं हमेशा मानता हूं कि कोई मशीन अगर मानवीय कार्य का स्थान ले रही है तो मनुष्य के पास उससे बेहतर करने के लिए वक्त मिल रहा है, उसकी क्षमताओं को इजाफा देने के लिए उसके पास वक्त मिल रहा है, विस्तार देने के लिए वक्त मिल रहा है। हम घर पर कपड़े धोते थे, बहुत टाइम लगता था, वॉशिंग मशीन आ गई, कपड़े डालते हैं, बटन दबाते हैं, भूल जाते हैं, सूखे हुए कपड़े निकल आते हैं उसमें से, तो उतनी देर में भाई पुस्तक पढ़ लेते हैं, मित्र से मिल लेते हैं, गप्पे लगा लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, नहीं देख लेते। ऐसे मान लो एआई मेरी जगह रिपोर्टिंग करके आ रहा है तो मैं देखूंगा कि यार इसने ठीक रिपोर्टिंग की कि नहीं है, इसको मैं बेहतर, और अगर वो संजय की तरह दूरदृष्टि देकर वहां का विजुअल दिखा रहा है एआई, तो मैं कहूंगा वाह भाई वाह, लाओ मैं इस खबर को और संवार दूं, मैं इस खबर को अपने अमर उजाला के पाठकों, दर्शक तो और अच्छे तक पहुंचा दूं। उसका सकारात्मक पहलू भी तो देखा जा सकता है कि मेरे काम को आसान बना रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक नया ट्रेंड और आया है यूट्यूब पे जाने का। कई तमाम युवा, सीनियर, मतलब जैसे देखो वो यूट्यूब की तरफ जा रहा है, अपना यूट्यूब चैनल खोल रहा है। तमाम अभी क्या है, कुछ चैनल से लोगों को निकाला गया है ना, और या फिर कुछ अपनी तरफ से कुछ अपना चैनल खोल रहे हैं। तो क्या आपका मानना है कि ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है उससे मोह भंग हो रहा है? जबकि इसमें शुरुआती दौर पे आपको पता होगा कि रेवेन्यू का संकट शुरुआती दौर पे तो है ही, सभी का रेवेन्यू नहीं आ पाता कि यूट्यूब एक साथ इतना नहीं रेवेन्यू जनरेट कर सकता। तो क्यों इस तरफ यूट्यूब की तरफ लोग ज़्यादा उन्मुख हो रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही गंभीर सवाल। और मुझे कई सारे युवा पत्रकार भी जो मिलते हैं, जो अपनी नौकरी को लेकर, जीविका को लेकर बड़े चिंतित होते हैं, वो ये सवाल पूछते हैं। और मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत आसान उत्तर भी नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं, जो आपने कहा कि पारंपरिक मीडिया से मोह भंग नहीं हो रहा है। पारंपरिक मीडिया के आर्थिक संकट अब इतने बड़े हो गए हैं कि जितना फैलाव न्यूज़ रूम का हो गया है, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी हाई हो गई है, बड़ी न्यूज़ रूम को महंगे खर्चों के साथ चलाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। और मीडिया का सबसे बड़ा संकट यह है कि इसके लिए पाठक, दर्शक, श्रोता जो अभी समाचार फॉर मीडिया के इस आपके साक्षात्कार को भी देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन कर, आप लोग पैसे नहीं देते हैं, आप पैसे टेलीविजन चैनल को देते हैं, आप अखबार के होकर को जो पैसा देते हैं उससे तो अखबार 25 रुपये में छपता है, 5 या 7 रुपये में आपके हाथ में पहुंच रहा है। हमारी वेबसाइट आप जो देख रहे हैं उसके लिए केवल इंटरनेट का खर्चा दे रहे हैं, अमर उजाला के लेख को पढ़ने के लिए तो आप पैसा नहीं दे रहे हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए अब शुरू हो गया है। आर्थिक संकट वहां से शुरू होता है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से कई सारे लोग परंपरागत मीडियम में लगातार काम नहीं कर पा रहे, तो वो यूट्यूब चैनलों की ओर बढ़ रहे हैं। जब वो यूट्यूब चैनलों की ओर बढ़ रहे हैं तो आपका सवाल बहुत गंभीर है कि क्या वो वहां जाकर भी उस तरह की आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे जैसी उनके पास पहले थी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है हर कोई नहीं कर पाएगा। यूट्यूब चैनल एक ऐसी जगह है जो बहुत प्रतिस्पर्धात्मक माहौल है। यूट्यूब ने अपने मानदंड भी बढ़ा दिए। पहले वो 400 घंटों पे आपको मोनेटाइज कर देता था, अब 4000 घंटों पे मोनेटाइज कर देता है। पहले 200 सब्सक्राइबर से फिर 500 सब्सक्राइबर, अब 1000 सब्सक्राइबर आपको कम से कम चाहिए मोनेटाइज। और उसके आगे लगातार उस तरह का कंटेंट बनाते रहना भी एक बड़ी चुनौती है। और कभी कभी वो शुरुआत में आपका चैनल 2-1 साल में अच्छा हो भी गया, पैसे देने लगा, तो अचानक फिर से गिर भी जाता है। यूट्यूब अपनी एल्गोरिदम ही बदल देता है क्योंकि नए नए कंटेंट पब्लिशर्स उससे जुड़ रहे हैं। आखिरकार यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है, और यूट्यूब कोई परोपकार का या चैरिटी का प्लेटफॉर्म नहीं है। यूट्यूब भी वहां पैसे कमाने के लिए आया हुआ है। वो उस पर विज्ञापन चलाता है आपके कंटेंट, वीडियो कंटेंट के ऊपर, और उससे वो पैसे कमाता है और उस पैसे का ही एक हिस्सा आपको देता है। तो ये जो पूरा अर्थतंत्र है मीडिया का, दरअसल ये बड़ा ही कमजोर है। और मूल में ये है
जो आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है पत्रकार, वो कभी भी इसलिए नहीं हासिल कर पाता कि उसके पास जेब में किसी मीडिया मालिक की तरह 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपए नहीं होते। वो किसी न किसी न्यूज़ रूम का हिस्सा बनकर बड़े जीवट के साथ, बड़ी जीविशा के साथ, बड़े मेहनत के साथ अपनी पत्रकारिता कर रहा होता है। और ऐसे में अचानक जब उसके सामने चुनौती आती है तो पहले उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि मैं तो हर एक का उजला पक्ष भी देखता हूँ, आज उसके पास कम से कम अपनी वेबसाइट बनाने का, यूट्यूब चैनल चलाने का, जिसलिए उसको शुरुआती तौर पर कोई खर्चा नहीं करना है, वो माध्यम है। और जो पत्रकार है उसको लगातार अभिव्यक्त करने की अभ्यास होता है, लगातार कहने का, बोलने का अभ्यास होता है, लगातार देखी हुई घटनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की एक प्रबल इच्छा होती है। कम से कम अब उसके पास पारंपरिक मीडिया संस्थान उसके हाथ में न होने के बाद भी ये प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं जहां से वो लगातार अपनी बात कह सकता है। ये उसका उजला पहलू है। ऐसा करते वक्त क्या वो लगातार अच्छा पैसा भी बना सकता है? कुछ लोग बना सकते हैं, कुछ लोग शायद ना भी बना पाए और उनको दूसरे तरीके भी पैसा बनाने के ढूंढने होंगे। लेकिन कम से कम अगर आपको कोई पारंपरिक मीडिया संस्थान अपने यहां जगह नहीं दे रहा है तो आपके पास ये अवसर है कि आप इस तरह के माध्यमों से, पहले पत्रकार बनना है मतलब मीडिया संस्थान से जुड़ना है ना। आज तो सीवी में लोग अपनी यूट्यूब की लिंक्स भेजते हैं कि साहब ये देखिए मैंने ये एंकरिंग की, आपके सीवी का हिस्सा बन गई है ना वो लिंक्स। इसका मतलब ये माध्यम, इसका उजला पक्ष, सकारात्मक पक्ष ये है कि ये किसी भी प्रकार से आपके पास नौकरी का या अस्तित्व का संकट होने पर आपको एक ऐसा मुकाम दे रहा है जहां पर खड़े रहकर आप अपनी पत्रकारिता करते रह सकते हैं। अगर वो पत्रकारिता आप पूरी शिद्दत से और जो नियम कानून है पूरे यूट्यूब के या किसी वेबसाइट के या ब्लॉग के उनको मानते हुए कर रहे हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे, आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और आप पैसा भी बना सकते हैं। लेकिन यह बात जरूर है कि जो कोई यूट्यूब चैनल खोल लेगा वो हर कोई अच्छे पैसे बना ले, ये दिक्कत वाला काम, ये आसान नहीं है। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी साक्षात्कार के शुरू में कहा था कि समाचार फॉर मीडिया 40 के तहत हम लोगों ने ये आयोजन किया था, तो इस समाचार फॉर मीडिया 40 की पहल के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही सुंदर पहल पंकज, बहुत अच्छी पहल। और हम तो अमर उजाला ने इसके जो सबसे पहला संस्करण था तब से इससे जुड़ाव दिखाया है और मैं बहुत खुश हूं कि आपने युवा पत्रकारों को चिन्हित करने के लिए 40 की शुरुआत की है। मुझे लगता है इसकी वजह से तमाम पत्रकारों को एक मंच मिला है अपने आप को किसी भी तरीके से, अपने काम को उस मकाम पे ले जाने का जहां से उनको पुरस्कार मिलता है। आप ये जो संस्करण हुआ है 40 का, इस पर मंच पर आकर अपना पुरस्कार, अपनी ट्रॉफी ग्रहण करने के बाद जो कुछ भी भाषण दिए उनको करीब से सुने तो उनमें से सबसे ज्यादा प्रतिध्वनि ये निकली है कि वैसे भी पत्रकारों को ज्यादा पुरस्कार तो मिलते नहीं। अच्छी बात है कि समाचार फॉर मीडिया ने ये पहल की। इसका मतलब पत्रकार बेचारे दूसरों की प्रशंसा करने में, दूसरों की स्तुति करने में, दूसरों को मिले हुए पुरस्कारों के आधार पर उनकी प्रोफाइल बनाने में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन उनकी जो मेहनत है उसको लेकर प्रोफाइल बनाने वाला, उसके लिए उनको कोई बढ़िया ट्रॉफी, उनको पुरस्कार देने वाला नहीं होता। इसलिए मैं बहुत प्रशंसा करूंगा इस पूरी पहल की, समाचार फॉर मीडिया की। और मैं मानता हूं कि यह केवल शुरुआत है, आगे जाकर इसी तरह युवा पत्रकारों को चिन्हित करने के नए नए प्रयास होते रहेंगे और 40 का ये काफिला बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा। हम कम से कम देश भर के हजारों पत्रकारों के बीच में से 40 उन प्रतिभाशाली पत्रकारों को दुनिया के सामने ला पा रहे हैं और वो उस ट्रॉफी को लेकर अपने कक्ष में सजाकर, अपने परिवार को दिखाकर जिस तरह की भावनाओं से भरते हैं, तब इस पूरे आयोजन की सार्थकता और बढ़ जाती है। धन्यवाद जयदीप कार्णिक जी। उम्मीद है कि हमारे पाठकों, दर्शकों को उनके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद पंकज।